दोस्तों, आज से पहले किसी ने प्रत्येक प्रश्न का एनसीईआरटी प्रूफ नहीं दिया होगा। आज हम क्विज के माध्यम से सीटेट में अब तक जितने भी ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, हम सभी प्रश्नों का एनसीईआरटी प्रूफ देंगे। दोस्तों, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ से और कैसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए देर ना करते हुए क्विज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दूसरा कथन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ये व्याख्या भी सही करता है और ये कथन भी सही है। इसका प्रूफ ये रहा, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। दोस्तों, एग्जामिनर ने यहाँ से ये प्रश्न उठाया था। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ये तेलंगाना राज्य का भाग है। ये रहा इसका प्रूफ। उसका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है, यानी ये तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। दोस्तों, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये रहा इसका प्रूफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी ये बच्चों के बहुत जीवन के बहुत करीब हो गई। और दूसरा कथन है, नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया है। पहला है परिवार और मित्र, और इसकी 4 उप थीमें भी दे रखी हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये चारों उप थीम हैं। और मुख्य थीम है भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आपके पास ये प्रूफ रहा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। दूसरा कथन है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। दोस्तों, ये भी दोनों कथन सही हैं, यानी इसका भी सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। इसको याद रखने के लिए जा से जाइलम और जा से जल, फा से फ्लोएम और फा से होता है फल, यानी फल भी खाने के अंतर्गत आते हैं। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, जब भी आपसे जाइलम या फ्लोएम का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको विशेष तरह से पढ़ना, यानी थोड़ा ध्यान देकर, क्योंकि एग्जामिनर एक बार जाइलम की जगह फ्लोएम रख दिया था और फ्लोएम की जगह जाइलम, यानी इन दोनों शब्दों को उसने बदल दिया था। फिर इस तरह से प्रश्न पूछा था। तब इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। ए और आर दोनों सही नहीं है। इसका प्रूफ देख लेते हैं एनसीईआरटी में। ये रहा इसका प्रूफ। पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, यानी ये जाइलम के द्वारा पानी और खनिज को स्थानांतरित करता है। दूसरा कथन को चेक कर लेते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से पहला ऑप्शन है
उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। दूसरा है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तीसरा है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। चौथा है, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। दोस्तों, किसी किसी किताब में इसका सही जवाब ये दे रखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ये सबसे सही आंसर है और एनसीईआरटी प्रूफ ये रहा इसका। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। और सीटेट में एक प्रश्न और पूछता है कि मलेरिया की दवा किससे बनती है। मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। अगला प्रश्न है, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। दोस्तों, इसका यही कथन गलत है। ये तालाब आज प्रयोग में नहीं है। तीसरा है, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था। और चौथा है, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। ये 3 कथन सही हैं, दूसरा कथन गलत है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये 600 साल पुराना है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनवाया था और ये 9 तालाबों के रास्ते यानी 9 तालाबों से घिरा हुआ है और आज ये उखड़ गया है, यानी आज ये प्रयोग में नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि ऑप्शन है, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। दूसरा है, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तीसरा है, नींबू जल में डूब गया। चौथा है, नींबू जल में तैरने लगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नींबू जल में तैरने लगा। चलिए इसका प्रूफ ये रहा एनसीईआरटी का। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो, क्या नींबू को पानी में तैरा पाए। दोस्तों, यहाँ से ये प्रश्न उठाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। दूसरा है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। दोस्तों, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसका भी सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। दोस्तों, अब तक जितने भी प्रश्न कथन और कारण वाले हैं, हमने सब में देखा था कि सबके अंदर दोनों कथन सही पाए जा रहे हैं। एग्जाम में 90% ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दोनों कथन सही पाए जाते हैं। इसका एनसीईआरटी का प्रूफ देख लेते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का प्रूफ। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, आप इसका भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। पहला है, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। दोस्तों, इसका यही कथन गलत है। दूसरा कथन है, उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है। ये कथन बिल्कुल सही है। अल बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आज उज़्बेकिस्तान कहते हैं, ये भी सही है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। इसका एनसीईआरटी प्रूफ दिखा देते हैं आपको। ये रहा एनसीईआरटी प्रूफ। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे और आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं जो अल बिरूनी जिस देश से आए थे। और यहाँ तालाबों के बारे में प्रशंसा की गई है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, यानी अल बिरूनी ने भारत के तालाबों की प्रशंसा की है। ये आपके सामने प्रूफ रहा।
यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये कथन गलत हो गया। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रक्षेपण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन है कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया है, बीवर है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बीवर पक्षी है। हम इसको याद रखने की एक ट्रिक बताते हैं कि यानी पक्षी जो चिड़िया है वो अपने बर का चुनाव करती है, यानी स्वयंवर, और बर से आप याद रख सकते हैं बीवर। तो चलिए इसका एनसीईआरटी प्रूफ दिखा देते हैं। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर इन सभी घोंसलों को देखती हैं, इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती हैं। एग्जामिनर ने यहाँ से इस प्रश्न को उठाया था। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। दोस्तों, ये कथन गलत है, पहला कथन सही है। नर मक्खियाँ बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तीसरा कथन है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। दोस्तों, इसका ये भी कथन सही है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, ये कथन भी सही है। एग्जामिनर ने इसका सही जवाब माना था ऑप्शन तीसरा, माफ कीजिए, इसका सही जवाब माना था ऑप्शन दूसरा। ए और डी कथन सही माना था, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा। ये तीनों कथन सही हैं। इसका कॉमन नंबर सबको दिया गया था। इसका प्रूफ देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा इसका एनसीईआरटी का प्रूफ। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। दोस्तों, ये रहा नर मक्खियों के बारे में कि वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। चलिए इसका एनसीईआरटी प्रूफ देख लेते हैं। ये रहा इसका एनसीईआरटी प्रूफ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों, आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, 4700 वर्ष और 2500 वर्ष। एग्जामिनर अगर इन दोनों में से संख्याओं को बदलता है, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हैं। दोस्तों, ये रहा हरियाणा, इसके समीपवर्ती राज्य हैं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। यहाँ बिहार, ये रहा बिहार, यानी बिहार इसका समीपवर्ती राज्य नहीं है। यहाँ दे रखा है उत्तराखंड, उत्तराखंड भी इसका समीपवर्ती राज्य नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये इसके सीमांतवर्ती राज्य हैं।
दोस्तों, इस क्लास की PDF के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका PDF आपको वहीं मिल जाएगा। दोस्तों, NCERT के प्रूफ के लिए बहुत ही समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक NCERT को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।